नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। दोस्तों, हमारा ये पीटी 365 का आर्ट एंड कल्चर का सीरीज चल रहा था, ठीक है। और इसमें अभी तक हमारे 2 लेक्चर हो चुके हैं, ठीक। कितने लेक्चर हो चुके हैं? 2 लेक्चर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ये हमारा इस सीरीज का तीसरा लेक्चर है, ठीक है। अब तक हमने जो है इसमें एक चैप्टर कंप्लीट किया है, ठीक है। कौन सा चैप्टर था? तो वो चैप्टर था हमारा मूर्तिकला और स्थापत्य कला को लेकर। किसको लेकर के था? तो मूर्तिकला और स्थापत्य कला को लेकर के वो हमारा चैप्टर था, ठीक है। अब आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर कौन सा है? तो आज हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा चित्रकला, चित्रकारी एवं अन्य कला शैलियों से लेकर के, ठीक है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पीटी 365 पिछले एक वर्ष के करंट अफेयर्स का संग्रह रहता है। और इसमें जो है अभी तक के एडिशन में दिया हुआ है, फरवरी माह तक का दिया हुआ है। कब से कब तक का? तो मई 2019 से लेकर के कब से कब तक का? मई 2019 से लेकर के फरवरी 2020 तक का इसमें दिया हुआ है पूरा करंट, ठीक। चलिए देखते हैं, हम लोग शुरू करते हैं अपना डिस्कशन, क्योंकि ऐसे वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। तो चित्रकारी एवं अन्य कला शैलियों में हमारा पहला टॉपिक है पट्टचित्र के बारे में, ठीक है। किसके बारे में? पट्टचित्र के बारे में। तो चलिए देखते हैं सुर्खियों में क्या है। तो देखिए, ओडिशा के तटीय गाँव में आए फानी चक्रवात के कारण पट्टचित्रकला के अनेक खंडों की क्षति हो गई। इस वजह से यह चर्चा में बना हुआ है। तो इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, पट्ट का अर्थ होता है वस्त्र, और यह उड़ीसा की एक परंपरागत वस्त्र आधारित स्क्रॉल पेंटिंग या कुंडलित चित्रकारी है, जो अपनी चित्रात्मक संकल्पना, चित्रकारी की तकनीक, रेखा चित्रण और वर्ण योजना के कारण अद्वितीय है, ठीक। ज्ञातव्य है कि इस चित्रकारी का संपादन महापात्र द्वारा किया जाता है, और अंतरतम गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ के अलंकरण के साथ यह एक महत्वपूर्ण कला शैली भी बन गई है। तो आइए थोड़ा सा इसके चित्र को भी हम लोग देख लेते हैं, ताकि चित्र देखने से वह दिमाग में बनी रहेगी चीज़ें। देखिए, ये है पट्टचित्रा चित्रकारी, ठीक। ये कहाँ की है? तो भैया ये हमारी उड़ीसा की है, ठीक। इसमें देखिए, ये कपड़ों पर की जाती है। किस पर की जाती है? कपड़ों पर की जाती है। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ ही लिया था कि पट्ट का अर्थ होता है वस्त्र। ये पट्ट का अर्थ होता है वस्त्र या कपड़ा, ठीक है। कहाँ की कला पारंपरिक शैली है? तो ये पारंपरिक शैली है उड़ीसा की। कहाँ की है? उड़ीसा की पारंपरिक शैली है, ठीक है। इसकी विशेषताएं क्या होती? तो देखिए, इसमें जो है एक चित्रकारी और रंगों एवं प्रतिमानों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें क्या क्या ना, किनारे किनारे बॉर्डर बने होते हैं। साथ ही जो है ये जिसका मेन फोकस होता है वो हिंदू कथाओं पर आधारित होता है, ठीक है। ये देखिए, कृष्ण जी और राधा जी की मूर्ति बनी हुई। कृष्ण जी और राधा जी बैठे हुए हैं और बाकी लोग इनका गान कर रहे हैं, ठीक है। और बाकी इसमें कोई भी जगह देखिए खाली नहीं छोड़ी जाती। कुछ जगह, जो भी जगह खाली होती है, वहाँ फूल पत्ती, पेड़ पौधे इत्यादि बना करके उनको भर दिया जाता है, ठीक है। बाकी चलिए देखते हैं अभी फ़िलहाल चर्चा में क्यों बना हुआ है। तो चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो मेन हमारा क्या था? इस प्रकार से था। तो इससे संबंधित और तथ्य भी है हमारे। क्या तथ्य है? तो देखिए, पट्टचित्र के अतिरिक्त पैपियर मासे मास्क, ठीक, या कुट्टी अर्थात कागज की लुगदी, या जो है कुट्टी अर्थात कागज की लुगदी के मुखौटे एवं पशु पक्षी आदि के हस्तशिल्प और गुड्डे गुड़ियों पर काष्ठ नक्काशी आदि कलाओं के कारण रघुराजपुर पूरी उड़ीसा की पहचान एक विरासत गांव के रूप में की गई। किसकी पहचान की गई है? रघुराजपुर। रघुराजपुर कहाँ पे है? पुरी में है। पुरी कहाँ पे है? उड़ीसा में, ठीक। पट्टचित्र के अतिरिक्त पैपियर मासे मास्क के कारण, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसकी पहचान किस रूप में की गई। इसकी पहचान की गई विरासत गांव के रूप में की गई। नेक्स्ट विशेषताएं देखते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, पट्टचित्र के बारे में। तो देखिए, इसमें जो है, इसमें इसके प्राथमिक चित्रण में पेंसिल या चारकोल का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक। पेंसिल या चारकोल का प्रयोग नहीं करते हैं। पट्टचित्र में यह परंपरा प्रचलित रही है कि सर्वप्रथम चित्र के किनारों को बनाया जाता है। जैसा कि हमने अभी चित्र में देखा था, तो सबसे पहले उसके बॉर्डर को बनाया जाता है,
ठीक। जब चित्र पूर्णतया निर्मित हो जाता है तब इसे चारकोल की आंच पर तथा सतह पर लाल चारकोल की आंच पर रखा जाता है तथा सतह पर लाल रंग का लेपन किया जाता है। इससे यह एक चमकदार परिसज्जा प्रदान करने के साथ ही जल प्रतिरोधी एवं टिकाऊ बन जाता है। मतलब यह चित्रकारी जो है जल प्रतिरोधी और टिकाऊ होती है। ठीक। यह एक अनुशासनात्मक कला शैली इसमें जिसमें चित्रकार रंगों एवं प्रतिमानों के ये इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। इसकी थीम वही देखिए, भगवान जगन्नाथ यानी कि हिंदू देवी देवताओं से संबंधित है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर, उनके भाई बलराम, बहन सुभद्रा, कृष्ण लीला, भगवान विष्णु के अवतार, पंचतंत्र, पुराण, रामायण, महाभारत, गीत गोविंद आदि से ली जाती है। ठीक है। रंग लेप जो है ये प्राकृतिक होता है। इसमें देखिए रंग लेप में वनस्पति, मृदा, खनिज स्रोतों से प्राप्त सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक। कैथा वृक्ष से प्राप्त गोंद इसकी मुख्य सामग्री होती है। ये उतना खास नहीं, कहीं पूछेगा भी नहीं। ठीक है। इसके अलावा चलते हैं अन्य पेंटिंग्स के बारे में देख लेते हैं। तो अन्य महत्वपूर्ण स्क्रॉल पेंटिंग्स के बारे में यहाँ नीचे दिया हुआ। कलमकारी कहाँ की है? तो कलमकारी है आंध्र प्रदेश की। कालीघाट पाट्स कहाँ का? ये पश्चिम बंगाल का। इसके अलावा फड़ चित्रकला राजस्थान की, चिरियार चित्रकारी तेलंगाना की और पिछवई राजस्थान की। नेक्स्ट हमारा बगरू ठप्पा छपाई के बारे में है। तो ये किस लिए चर्चा में है? पहले ये देखते हैं। तो देखिए केंद्रीय कपड़ा मंत्री द्वारा पारंपरिक बगरू ठप्पा छपाई कला को संरक्षित करने हेतु बगरू राजस्थान में, ठीक, बगरू राजस्थान में तीतन वाला संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है। किस लिए किया गया है? तो बगरू ठप्पा छपाई कला को संरक्षित करने के लिए। एक बार इसके भी चित्र को हम लोग देख लेते हैं जिससे कि यह भी दिमाग में बना रहे। तो ये देखिए, ये है बगरू ठप्पा चित्रकला के बारे में। आप देखिए ये छपाई की जा रही है ना, ये इसके माध्यम से कपड़े पर ही छपाई की जा रही है। देखिए पट्टा चित्रा भी हमारी कपड़े पर छपाई को लेकर के थी और इसी प्रकार से ये भी कपड़े पर ही छपाई होती थी। इसी प्रकार से बगरू ठप्पा भी कपड़े पर ही छपाई होती है, बगरू ठप्पा के माध्यम से भी। ठीक है। ये देखिए कलमकारी की बात हम लोग कर रहे थे, तो कलमकारी पेंटिंग कुछ इस तरह से है। इसमें भी जो है यह भी कपड़े पर ही छपाई की जाती। कहाँ की है? तो हमने भी पढ़ा था, बताइए आप लोग, ध्यान करिए। देखिए यह भी जो है कपड़े पे छपाई होती है। इसका मुख्य थीम भी जो है देवी देवताओं से संबंधित होता है। साथ ही साथ प्राकृतिक चित्रों का भी इसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब कहीं मोर बन गया, कहीं फूल पत्ती पेड़ पौधे इत्यादि बना दिए गए। ठीक। ये मुख्यतः जो है साड़ी पर की जाती है पेंटिंग, साड़ियों पर की जाती है कलमकारी पेंटिंग। ठीक है। इसके अलावा जो है ये कहाँ की है? तो ये है आंध्र प्रदेश की। ठीक। कहाँ की है? आंध्र प्रदेश की। तो चलिए चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। ठीक। मेन टॉपिक हमारा कहाँ पे है? हम लोग ये है। देखिए बगरू ठप्पा छपाई संबंधित और तथ्यों को देख लेते हैं। तो राजस्थान के बगरू गांव में प्राकृतिक रंगों से छिप्पा समुदाय द्वारा, किस समुदाय द्वारा? तो छिप्पा समुदाय द्वारा की जाने वाली छपाई की एक पारंपरिक तकनीक ही है बगरू ठप्पा छपाई। ठीक। परंपरागत रूप से बगरू पर मुद्रित रूपांकनों को गहरी रेखाओं के साथ बड़ा किया जाता है। रूपांकनों में वन्य पुष्प देखा था हमने, वन्य पुष्प, कलियां, पत्ते और मुद्रित ज्यामिति प्रतिरूप शामिल है। ठीक है। बगरू में मुख्यतः लाल और काले रंगों का ही प्रयोग किया जाता है। और भारत में कुछ अन्य महत्वपूर्ण ठप्पा छपाई की तकनीकें जान लेते हैं हम लोग। मान लीजिए मैच ऑफ द फॉलोइंग के लिए आ जाए तो हमें पता होना चाहिए। तो देखिए गुजरात में अजरक छपाई होती है, राजस्थान में सांगानेरी, अजरक और डाबू, 3 तरह की छपाई होती है। मध्य प्रदेश में बाघ छपाई, भैरवगढ़ प्रिंटिंग और आंध्र प्रदेश में कलमकारी होती है। नीचे की कलकत्ता, श्रीरामपुर, वाराणसी और फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में भी ठप्पा छपाई के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। कहाँ कहाँ? तो कलकत्ता, श्रीरामपुर जो कि पश्चिम बंगाल में, वाराणसी और फर्रुखाबाद दोनों उत्तर प्रदेश में भी ठप्पा छपाई होती है। ठीक है। यह मुख्यतः जो है ठप्पा छपाई साड़ियों पर या अन्य वस्त्रों पर की जाती है। ठीक है। मुख्यतः साड़ियों पर ही की जाती है। चलिए चलते हैं अन्य कला शैलियों को लेकर के। देखिए नेक्स्ट है हमारा पिथौरा चित्रकला को लेकर के है। क्यों चर्चा में जान लेते हैं कि हाल ही में पिथौरा चित्रकला के कलाकारों ने दिल्ली के 45 से अधिक स्कूलों के छात्रों के लिए
इस कला शैली पर अपनी प्रथम कार्यशाला का आयोजन किया है। ठीक है, तो पिथौरा चित्रकारी है कहाँ की, बताइए। चलिए, सबसे पहले तो ये जानते हैं किस तरीके की चित्रकारी। देखिए, ये अनुष्ठात्मक चित्रकारी है। ठीक है, अनुष्ठात्मक चित्रकारी है जो गुजरात और मध्य प्रदेश की राठवा, भील, नायक जनजातियों द्वारा कहाँ बनाई जाती, दीवारों पर बनाई जाती पिथौरा चित्रकारी। ठीक है, कहाँ कहाँ, गुजरात और मध्य प्रदेश के राठवा, भील, नायक जनजातियों द्वारा दीवारों पर बनाई जाती है। ठीक, इन चित्रकारों की विशेषता गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से संलग्न क्षेत्रों के चारों ओर 7 पहाड़ियों को निरूपित करने वाले 7 अश्व हैं। ये देखिए, हटा देता हूँ इसे, नहीं कन्फ्यूज हो जाएंगे। ठीक, इन चित्रकारियों की विशेषता गुजरात और मध्य प्रदेश की सीमा से संलग्न क्षेत्रों के चारों ओर 7 पहाड़ियों का निरूपण करने वाले 7 अश्व हैं। आशा करता हूँ समझ में आ ही गया होगा कहाँ की ये चित्रकारी है। इनमें इनमें उनके दैनिक जीवन जैसे, मतलब ये डे टू डे लाइफ के लिए बनते, डे टू डे लाइफ की चित्रकारी है, यानी कि विवाह, त्यौहार, समारोह इत्यादि की छवियाँ या चित्रकारी की जाती है पिथौरा चित्रकला में। ठीक, नेक्स्ट है सुलावेसी कला के बारे में। कहाँ का है तो ये भी देख लेते हैं। हाल ही में इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर एक गुफा चित्रकारी की खोज की गई है जो आधुनिक धार्मिक संस्कृति के शुभारंभ को आलोकित कर सकती है। इस गुफा चित्रकारी में पशुओं पर आखेट करते हुए मानव सदृश आकृतियों का चित्रण किया गया है। ठीक, वर्ष 2017 में चूना पत्थर की गुफा में पाई गई इस चित्रकारी की तिथि यूरेनियम श्रृंखला विश्लेषण का उपयोग करके लगभग 44,000 पूर्व निर्धारित की गई। कितना, तो 44,000 पूर्व। कहाँ पे मिली सुलावेसी कला पेंटिंग, यह मिली है इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप में। ठीक, यह एक गुफा चित्रकारी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा नृत्य और संगीत को लेकर के है। तो सबसे पहले टॉपिक है हमारा आसामी भावना के लेकर के है, जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक, सबसे पहले तो चर्चा में क्या हो तो देखिए, भावना कलाकारों के एक समूह ने अबू धाबी में परंपरागत ब्रजवासी भाषा ब्रजावली भाषा के विपरीत अंग्रेजी भाषा में अपनी कला का प्रदर्शन किया। मतलब परंपरागत इस कला का किस भाषा में प्रदर्शन किया जाता है, वह किया जाता है ब्रजावली भाषा में। ठीक, भावना के विषय में जानते हैं तो भावना शंकर देव द्वारा सृजित, किसके द्वारा, शंकर देव द्वारा सृजित पौराणिक कथाओं पर आधारित एक नाट्य शैली है। ठीक है, भावना नाट्य शैली को लोकप्रिय रूप में अंकिया नाट भी इसको बोला जाता है। ठीक, भावना शैली को अंकिया नाट भी बोला जाता है। भावना नृत्य को भावना असम में अंकिया नाट की प्रस्तुति है और इसके मंचन को भावना कहा जाता है। भावना में सामान्यतः 40 से 50 लोग भाग लेते हैं तथा वेशभूषा एवं आभूषण धारण किए हुए कलाकारों द्वारा आपसी संवाद, संगीत तथा नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है। ठीक, भावना ऑर्केस्ट्रा में परिधान जो है पूर्णतया मतलब पूरी तरीके से सफ़ेद कपड़े पहनते हैं इसमें। ठीक, अभिनेताओं द्वारा जो है, मतलब इसके कलाकारों द्वारा जो है राजाओं, रानियों, दैत्यों और पशुओं का प्रतिनिधित्व करने वाले चमकीले परिधानों का धारण किया जाता है। बाकी कलाकार जो इसके रहते हैं, जब 40 से 50 लोग हैं ना भाई, तो बाकी कलाकार श्वेत रंग के कपड़े पहनेंगे। बाकी जो मेन एक्टर्स होंगे, राजा, रानी, दैत्य या पशु का जो प्रतिनिधित्व कर रहे होंगे, ये चमकीले रंग के परिधान पहने रहते हैं। ठीक, कलाकार जो है प्रकाश के एक मेहराब पथ से गुजरते हैं जिसे अग्निगढ़ कहा जाता है। वे प्रायः काव्यात्मक रूप में ब्रजावली भाषा में संवाद करते हैं। ठीक, मुख्य नाट्य सामान्यतः जो है गायन वादन के निष्पादन द्वारा आगे संचालित होता है। इसके अलावा देखिए, इसमें जो है पारंपरिक वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। किसका किसका, तो खोल, ताल, डोबा, नगाड़ा। खोल, ताल, डोबा और नगाड़ा का प्रयोग किया जाता है। और इन सभी का सृजन किसने किया था, तो इन सभी को भैया शंकर देव ने बनाया था। ठीक, तो ब्रजावली भाषा के बारे में जान लेते हैं। ब्रजावली जो है भावना में प्रयुक्त होने वाली एक विशिष्ट भाषा है। इसका सृजन भी, मतलब इस भाषा को भी शंकर देव द्वारा बनाया गया था।
ठीक, ब्रजावली का सृजन इसलिए किया गया था क्योंकि हिंदू धार्मिक ग्रंथों में प्रयुक्त होने वाली मूल भाषा संस्कृत सामान्य जन हेतु समझने में कठिन थी। इसके अतिरिक्त शंकरदेव की यह इच्छा थी कि असमी जन सामान्य के साथ संपर्क स्थापित करने हेतु नाटक में किसी अन्य भाषा का प्रयोग किया जाए, जिन्होंने अपने नाटक में सामान्य जन की भाषा बोलने वाले देवी देवताओं के पात्रों की अपेक्षा नहीं की। तो शंकरदेव के बारे में जान लेते हैं। देखिए, श्रीमंत शंकरदेव का 1449 से लेकर के 1568, यानी कि 1449 में इनका जन्म हुआ था और 1568 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई थी। ये जो है एक महान असामी संत, विद्वान, कवि, नाटककार, समाज सुधारक और असम में वैष्णववाद के प्रणेता थे। ठीक है, उन्होंने असम में भक्ति आंदोलन का सूत्रपात किया था। किसने किया था? आचार्य शंकर देव ने किया था। ठीक, अपने नव वैष्णववादी आंदोलन एक शरण एक नाम, नव वैष्णव आंदोलन का नारा क्या था? एक शरण नाम धर्म के माध्यम से लोगों को एकजुट किया। शंकरदेव ने अपने काव्यों, नाटकों, गीतों, दो गीत कौन कौन से? बहर गीत और भटिमा के माध्यम से असमी भाषा तथा साहित्य को समृद्ध किया। वो असमी शास्त्रीय नृत्य सत्रिया के भी सृजन करता थे। ठीक, शास्त्रीय नृत्य जो है सत्रिया कहाँ का है? ये असम का है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट गतका के बारे में है। सुर्खियों में रहे अन्य निष्पादन कला या परफॉर्मिंग आर्ट के बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो गतका क्या है? गतका जो ये एक मार्शल आर्ट की शैली है जो कि पंजाब के क्षेत्र में प्रचलित है। कहाँ पे? देखिए, ये जो है पंजाब राज्य की एक प्राचीन मार्शल आर्ट शैली है गतका। ठीक, इसमें जो है लकड़ियों के छड़ का काष्ठ की छड़ को संदर्भित किए करता है गतका। ठीक, जिसे खुदका कहा जाता है। इसे जो है सिखों के मुगल काल के दौरान छठवें सिख गुरु गोविंद सिंह ने आत्मरक्षार्थ कृपाण धारण। इसकी उत्पत्ति तब हुई थी जब मुगल काल के दौरान छठे सिख गुरु हरगोविंद सिंह ने आत्मरक्षार्थ कृपाण धारण किया था। इसके अलावा अन्य एक है कलारी पयट्टू। ये कहाँ पे है? तो ये केरल का है। ये भी मार्शल आर्ट की शैली है। देखिए, गतका पंजाब का हो गया, कलारी पयट्टू कहाँ का हो गया? केरल का हो गया। इसकी उत्पत्ति जो कब हुई थी? तो इसकी उत्पत्ति 3री शताब्दी ईसा पूर्व हुई थी। ठीक है, कलारी पयट्टू तकनीक में पद, चालन और मुद्राओं का समायोजन समाहित है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा यक्षगान के बारे में है। यक्षगान में क्यों चर्चा में बना हुआ? तो क्या है? तो देखिए, यह पौराणिक कथाओं और पुराणों पर आधारित कर्नाटक की नाट्य शैली है। देखिए, आसामी भावनाथ, जैसे कि हमें नाम से ही पता चल जा रहा है कहाँ का है आसामी भावना, तो हमें नाम से ही पता चल रहा है। लेकिन अगर कहीं अंकिया नाट आ गया, कहाँ का नाटक है? तो ये बताएंगे हम लोग असम का है। और यक्षगान को लेकर आ गया, ये कहाँ की नाट्य शैली है? तो ये कर्नाटक की नाट्य शैली है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए, इसकी भी उपकथाएं कहाँ से हैं? तो इसकी महाभारत और रामायण से हैं। यह विशिष्ट शैलियों एवं रूपों में नृत्य, गीत, संवाद, परिधान, श्रृंगार और मंचन की तकनीक का संयोजन है। यक्ष का अर्थ गौण देवता होता है तथा गान का अर्थ गायन से है। विश्वास किया जाता है कि इसकी उत्पत्ति 11वीं से 15वीं सदी के मध्य भक्ति आंदोलन के दौरान ही हुई थी। ठीक, अंकिया नाट की उत्पत्ति भी कब हुई थी? इसकी उत्पत्ति भी भक्ति आंदोलन के दौरान ही हुई थी। ठीक है, चलिए अगली खबर को देखते हैं, अगले टॉपिक को। तो अगला है खून रामलीला को लेकर के है। तो देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा थाईलैंड सरकार के सहयोग से लखनऊ में खून रामलीला के प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन का आयोजन किया गया। किसके सरकार के सहयोग द्वारा? तो भैया थाईलैंड सरकार के सहयोग से। कहाँ किया गया? लखनऊ में किया गया। देखिए, किस रामलीला का मंचन किया गया? तो खून रामलीला का। चलिए अब इसके बारे में जानते हैं। तो खून रामलीला थाईलैंड का एक प्रसिद्ध मुखौटा नृत्य नाटक है तथा निष्पादन यानी परफॉर्मिंग आर्ट है। ठीक, कहाँ का है? ये थाईलैंड का है। कैसा नाटक है? मुखौटा नाटक है। इसमें जैसे अपने यहाँ रामलीला होता है वैसे थाईलैंड की रामलीला को खून रामलीला बोलते हैं हम लोग, और कुछ नहीं इसमें ऐसा खास।
ये देखिए, जो श्री राम की महिमा का गुणगान करते हैं, वाद्य यंत्र एवं गायन पर अभिनय करते हैं, चटकीले परिधान शामिल होते हैं इसमें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी खास बात क्या है, इसमें कोई संवाद नहीं होता है, ठीक है। मतलब जो कलाकार मंचन कर रहे हैं, जैसे जो राम का पात्र किरदार निभा रहा है, अथवा जो लक्ष्मण का पात्र जो किरदार निभा रहा है, यह आपस में कोई संवाद नहीं करते हैं, ठीक। ये आपस में संवाद नहीं करेंगे, बल्कि इनके पीछे जो है, पीछे स्वरों के द्वारा एक दूसरे से संवाद किया जाता है। पीछे जो है कुछ लोग बैठ करके स्वर देते रहेंगे इन लोगों को, ठीक, गीतों के माध्यम से, ठीक। पार्श्विक स्वरों द्वारा रामायण की संपूर्ण कथा का वाचन किया जाता है, यही एक मेजर अंतर है इसमें, ठीक। थाईलैंड की खोन रामलीला को यूनेस्को, इसे हटा देता हूँ मैं, हाँ अब देखिए, थाईलैंड की खोन रामलीला को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में सूचीबद्ध भी किया गया है। नेक्स्ट मल्लखम्ब के बारे में, तो ये क्या है, तो यह एक पारंपरिक भारतीय क्रीड़ा है, क्या, मल्लखम्ब। भाई ये देखिए, जिसमें एक जिम्नास्ट एक लंबवत काष्ठ, जैसे ये एक लंबवत काष्ठ है मान लीजिए, ये इस पे कोई जिम्नास्ट, उससे तो चित्र भी नहीं बनता है कायदे से, ठीक। एक लंबवत काष्ठ स्तंभ अथवा रस्से के साथ कंसर्ट के भिन्न मुद्राओं में प्रदर्शन करता है। मल्लखम्ब शब्द खेल में प्रयुक्त स्तंभ को ही संदर्भित करता है, मतलब इसी को ही संदर्भित कर रहा है मल्लखम्ब शब्द, ठीक। मल्लखम्ब की उत्पत्ति संभवतः 12वीं सदी में हुई थी, जिसका 1135 ईस्वी में चालुक्यों की एक उत्कृष्ट कृति मानस उल्लास में उल्लेख मिलता है, मतलब इसका एक उल्लेख भी मिलता है मानस उल्लास में, ठीक। लगभग 7 सदी उपरांत, यानी कि 19वीं सदी के प्रथम अर्धांश के दौरान पेशवा बाजीराव द्वितीय के शिक्षक बालम भट्ट दादा देवधर द्वारा इसका पुनर्प्रचलन किया गया था। यह मध्य प्रदेश का राजकीय खेल भी है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चैप्टर ही हमारा आ गया, चैप्टर नंबर 4। अब तक हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं भाई हम लोग। ऐसा है ना कि इसमें कुछ वैसा खास है नहीं, देख बहुत ही कम उम्मीद है कि आप इनमें फंसे कहीं। चलिए देखते हैं चैप्टर नंबर 4 भाषा और साहित्य को लेकर के है। तो सबसे पहले शास्त्रीय भाषा के बारे में बात की जाती है, और दूसरी चीज़ हम अलग से एक अपना चैप्टर ही टॉपिक ही बना देंगे आर्ट एंड कल्चर को लेकर के, वो नृत्य और पेंटिंग्स को लेकर के, जिसमें सभी पेंटिंग्स और परफॉर्मिंग डांसेस के बारे में बात कर ली जाएगी, ताकि आसानी से समझ में आया जाए। यह चित्रों के माध्यम से समझा जा सकता है डांस और पेंटिंग्स को, ठीक। तो इसके लिए हम अपना एक अलग से वीडियो ही बना देंगे। चलिए देखते हैं शास्त्रीय भाषा के बारे में। देखिए, हाल ही में जो है आयोजित अखिल भारतीय मराठी साहित्य सम्मेलन में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में घोषित करने की मांग की गई, यानी कि मराठी भाषा अभी तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा नहीं प्राप्त है, ठीक। तो इससे इस सम्मेलन से संबंधित तथ्य जान लेते हैं। तो यह सम्मेलन यानी मराठी साहित्य सम्मेलन जो है, मराठी लेखकों का एक वार्षिक संगम है। इसकी शुरुआत 1878 में हुई थी, ठीक। उल्लेखनीय कई प्रमुख मराठी बुद्धिजीवियों द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई, जिसमें जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे, बड़ौदा के राजा सयाजी राव गायकवाड़ तृतीय, प्रहलाद की, ये सब उतना ज़रूरी नहीं, ठीक है। मेन ये है कि वर्तमान में कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है और उनके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो देखिए, वर्तमान में 6 भाषाओं, तमिल को 2004 में, ये याद रखिए, कभी कभी मैच करने के लिए आ जाता है कि कब किसको दिया गया था, ठीक। तमिल भाषा है जिसे 2004 में घोषित किया गया था, संस्कृत को 2005 में घोषित किया गया था, कन्नड़ को 2008 में घोषित किया गया था, तेलुगु को भी 2008 में घोषित किया गया था, मलयालम को 2013 और उड़ीसा को 2014 में। तो ऐसे याद रखिए, तमिल और कन्नड़ को 2008 कन्नड़ और उसको, एक सेकंड इसको हटा देता हूँ ना, हाँ देखिए, कन्नड़ और तेलुगु को 2008 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और सबसे पहले किसे दर्जा दिया गया था शास्त्रीय भाषा का, सबसे पहले तमिल भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था वर्ष 2004 में। उसके बाद दूसरे नंबर पे
तो संस्कृत को दिया गया था 2005 में। ठीक है, एक बार देख लीजिए, एग्जाम टाइम में आपको याद आ जाएगा। मलयालम को 2013 में, और सबसे आखिरी में यानी लेटेस्ट सबसे किसको घोषित किया गया, तो ये घोषित किया गया ओडिया को। कब, तो 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने से क्या मत फ़ायदा होता है ये जान लेते हैं, और देता कौन है। तो शास्त्रीय भाषा का दर्जा कौन प्रदान करता है, ये संस्कृति मंत्रालय प्रदान करता है। ठीक है, कौन, संस्कृति मंत्रालय शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करता है। ठीक, देखिए किस आधार पर प्रदान किया जाता है, देखिए संबंधित भाषा के प्रारंभिक ग्रंथ अभिलिखित इतिहास जो है 1500 से 2000 वर्षों की अधिक अवधि से अधिक प्राचीन होनी चाहिए। मतलब पहली कंडीशन तो ये है कि अगर किसी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा चाहिए हो तो उसके जो प्रारंभिक ग्रंथ हो वो 1500 से 2000 वर्ष पुराने होने चाहिए। इसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है, तो प्राचीन साहित्य या ग्रंथों का एक निकाय जिसमें वक्ताओं की पीढ़ियों का एक मूल्यवान जिसे वक्ताओं की पीढ़ियों द्वारा एक मूल्यवान धरोहर माना गया हो। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, तो साहित्यिक परंपरा मौलिक होनी चाहिए, न कि वक्ता समुदाय से ग्रहित की गई होनी चाहिए। नेक्स्ट है कि शास्त्रीय भाषा और साहित्य आधुनिक साहित्य से विशिष्ट हो तथा शास्त्रीय भाषा एवं उसके उत्तरवर्ती रूपों एवं उसकी शाखाओं के मध्य इसका एक असाध्य भी हो। लाभ देख लेते हैं, मेनली यही जरूरी होगा कि इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो किसी भी भाषा को अगर शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो उस भाषा के विद्वानों को प्रतिवर्ष 2 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक, पहली चीज़। दूसरा, शास्त्रीय भाषा में अध्ययन करने के लिए एक उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाती है। तीसरा है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा इन भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु एवं शोध परियोजनाओं को पुरस्कृत किया जाए भाषाओं को बढ़ावा देने हेतु शोध परियोजनाओं को पुरस्कृत किया जाता है तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शास्त्रीय भाषा के लिए एक निश्चित संख्या में प्रोफेशनल सृजित किए जाते हैं। ठीक, समव्यावसायिक पद, ठीक, प्रोफेशनल चेयर सृजित किए जाते हैं। नेक्स्ट है उर्दू से संबंधित है, तो क्या क्यों चर्चा में है, तो देख लेते हैं। देखिए, हाल ही में जो है पंजाब विश्वविद्यालय ने जो है स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में उर्दू भाषा विभाग का विलय करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। ठीक, किस विश्वविद्यालय ने, पंजाब विश्वविद्यालय ने जो है पंजाब विश्वविद्यालय ने स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेज में उर्दू भाषा विभाग का विलय करने का प्रस्ताव किया था। हालांकि इसकी काफ़ी आलोचना की गई, क्योंकि उर्दू एक भारतीय भाषा है भाई, ऐसे कैसे आप उसे फॉरेन लैंग्वेज में ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं, उर्दू के विषय में जान लेते हैं, उर्दू भाषा के विषय में। उर्दू जो है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में उर्दू भाषा जो है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध 22 आधिकारिक भाषाओं में से एक है, पहली चीज़। दूसरी, तो यह भारतीय करेंसी नोट पर लिखित 15 भारतीय भाषाओं में से एक है। ठीक, करेंसी नोट पर कितनी भाषा लिखी होती, 15 भाषाओं में लिखा होता है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है तो यह तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों तथा जम्मू कश्मीर एवं दिल्ली जैसे संघ शासित प्रदेशों की आधिकारिक भाषाओं में से एक है। कहाँ कहाँ, तो तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य और जम्मू कश्मीर और दिल्ली जैसे जम्मू कश्मीर और दिल्ली संघ शासित प्रदेशों की यह आधिकारिक भाषा भी है। ठीक है, विशेषज्ञों के अनुसार जो है उर्दू भाषा का उद्भव एवं विकास भारत में 6ठी से 13वीं सदी में ईस्वी के मध्य हुआ था। सभी ऐतिहासिक संदर्भों में यह संकेत मिलता है कि उर्दू का उद्भव भारत के पंजाब प्रांत में हुआ था। उर्दू की मुख्य बोलियां जान लीजिए बस। उर्दू की मुख्य बोलियां देहलवी और रख्ता आदि हैं, तो देहलवी और रख्ता मुख्य रूप से हैं। देखिए, पंजाब में अपने उद्भव के पश्चात या हरियाणा के कुछ हिस्सों, उसके बाद और दक्षिण भारत के कुछ राज्यों में के साथ साथ दिल्ली में विकसित व पल्लवित हुई थी तथा दक्षिण में इसका दक्खनी भाषा के रूप में विकास हुआ। किस भाषा के रूप में, दक्खनी भाषा या दक्कन लैंग्वेज के रूप में विकास हुआ। किस भाषा का, तो उर्दू भाषा का ही। ठीक है, अब स्वदेशी भाषाओं के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, हाल ही में जो है
चर्चा में क्या मत, पहले ये देखिए तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को, किस वर्ष को, 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। किसके द्वारा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2019 को स्वदेशी भाषाओं का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ इंडिजीनियस लैंग्वेजेस। ठीक, इससे संबंधित तथ्य जान लेते हैं। तो देखिए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी द्वारा लुप्त प्राय भाषाओं हेतु केंद्रों की स्थापना के नाम से एक योजना का, यूजीसी जो है लुप्त प्राय भाषाओं हेतु केंद्रों की स्थापना के नाम से एक योजना का संचालन कर रहा है, जिसके तहत 9 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में विभिन्न केंद्रों को अनुमोदित किया गया है। जिन बोलियों को लिखने के लिए देवनागरी लिपि उपलब्ध नहीं है, उन बोलियों के संरक्षण हेतु यूजीसी के विभिन्न विश्वविद्यालयों में देवनागरी लिपि विभाग की स्थापना के लिए विश्वविद्यालय से प्रस्ताव भी आमंत्रित किए गए हैं। तो फिलहाल अब चलते हैं अपने मेजर टॉपिक की तरफ। तो इससे संबंधित अन्य तथ्यों को भी जान लेते हैं। देखिए, पापुआ न्यू गिनी प्रचलित स्वदेशी भाषाओं की अधिकतम संख्या यानी 840 भाषाएं बोली जाती पापुआ न्यू गिनी में, विश्व में प्रथम स्थान पर, जबकि भारत को 453 भाषाओं के साथ जो है, मतलब भारत में 453 लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, इसके साथ भारत चौथे स्थान पर है। ठीक, महाद्वीपों में एशिया और अफ्रीका में स्वदेशी भाषाओं की संख्या सर्वाधिक है। विश्व की कुल स्वदेशी भाषाओं में 70% से अधिक बोली जाती हैं एशिया और अफ्रीका में। यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर्स कहाँ के कौन जारी करता है, तो यूनेस्को। ठीक, यूनेस्को के एटलस ऑफ द वर्ल्ड लैंग्वेज इन डेंजर के अनुसार वर्ष 1950 के पश्चात 228 भाषाएं विलुप्त हो गई हैं। कितनी भाषाएं, तो 228 भाषाएं विलुप्त भी हो गई हैं। इसके अलावा क्या है, तो इसके अलावा लगभग 10% भाषाओं को वनरेबल, जबकि अन्य 10% को क्रिटिकली इंडेंजर्ड के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक, भारत में वर्ष 1950 से अब तक 5 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं। भारत में भी विलुप्त हुई भैया, 1950 से अब तक 5 भाषाएं विलुप्त हो चुकी हैं, जबकि 42 भाषाएं क्रिटिकली इंडेंजर्ड कैटेगरी में हैं। ठीक, केंद्र सरकार लगभग 10,000 से भी कम लोगों द्वारा बोली जाने वाली देश की सभी मातृभाषाओं एवं भाषाओं की सुरक्षा संरक्षण और प्रलेखन हेतु भारत की संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण योजना यानी कि स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेज ऑफ इंडिया का कार्यान्वयन कर रही है। ये देख लीजिए, स्कीम है किस लिए है, तो 10,000, एक सेकंड इसको हटाता हूँ ना मैं, फिर से लेते हैं पेन। देखिए, ये SPPEL स्कीम है, किस लिए है, तो ये जो है 10,000 से भी कम लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसके संरक्षण के लिए है। ठीक, भारत की संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु योजना, जिसका पूरा नाम है। नेक्स्ट उसी कार्यक्रम के बारे में, तो इस कार्यक्रम के अंतर्गत बोलियों को भी शामिल किया गया। ठीक, इस योजना का क्रियान्वयन मैसूर स्थित केंद्रीय भाषा संस्थान यानी कि CIL द्वारा किया जा रहा है। कौन सी योजना, SPPEL, पूरा नाम क्या है, तो स्कीम फॉर प्रोटेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस ऑफ इंडिया। ठीक, SPPEL, भारत की संकटग्रस्त भाषाओं की सुरक्षा और संरक्षण हेतु योजना। ठीक, ये क्या है, 10,000 से भी कम अगर जो लोग कोई भाषा बोलते हैं तो उनके संरक्षण के लिए यह योजना है, उस भाषा के संरक्षण के लिए यह वो योजना है। ठीक, और इसमें बोलियों को भी शामिल किया जाता है। अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं क्या दी गई हुई है। अतिरिक्त जानकारी देखिए, ऑनलाइन डेटाबेस एनालॉग के अनुसार संपूर्ण विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो यह अंग्रेजी है। उसके पश्चात मंडारिन तथा हिंदी का स्थान है, लेकिन सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली का स्थान 7वां है। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में बंगाली का स्थान 7वां है। अब भारत में डाल लेते हैं, तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है, इसके बाद जो है बंगाली बोली जाती है, फिर मराठी, उसके बाद तेलुगु, फिर तमिल, फिर गुजराती, फिर उर्दू। क्रम याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा भारत में कौन सी भाषा बोली जाती है जनगणना 2011 के अनुसार, हिंदी, इसके बाद बंगाली, फिर मराठी, फिर तेलुगु,
तमिल, उसके बाद तमिल, फिर गुजराती और उर्दू। नंबर से बता देता हूँ आपको। तो ये पहले नंबर पे हिंदी, दूसरे पे बंगाली, तीसरे पे मराठी, चौथे पे तेलुगु, पांचवे पे तमिल और छठे पे उर्दू। ठीक। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 है यूनेस्को की पहलों से संबंधित। तो इसे हम लोग अपने अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आज के डिस्कशन में इतना ही है। और एक अनुरोध है आपसे मित्रों कि प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मोटिवेशन बना रहे और हम ऐसे ही लगातार आपके लिए मेहनत करते रहें। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।